सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एच.एस. प्रणय ने। तो भारत के स्टार शटलर हैं एच.एस. प्रणय। अभी इन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले गए मलेशिया मास्टर्स में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने किसको हराया? चीन के वेंग होंगयांग को हराया है। और इस तरह से ये साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। साथ ही ये भी याद रखना कि मेंस सिंगल कैटेगरी में जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। या आप यूँ भी कह सकते हो कि इस चैंपियनशिप में भारत ने ये चौथा गोल्ड जीता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी मैंने कहा कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बाद इस चैंपियनशिप को जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं, तो फिर मैं आपको ये कैसे बोल रहा हूँ कि इस चैंपियनशिप में ये भारत का चौथा गोल्ड है? देखो, पीवी सिंधु ने एक्चुअली में 2 बार गोल्ड जीत लिया था। एक बार साइना नेहवाल ने, तो 3 गोल्ड हो गए, और चौथा ये लेकर के आए एच.एस. प्रणय। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो अभी बैडमिंटन एशिया के तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष बने थे उमर रशीद। और अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड जीता था सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। और वैसे तो पुराना प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है कि जो थॉमस कप है, जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसको पहली बार भारत ने जीता था इंडोनेशिया को हरा करके। और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप, उसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा के। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मौसम की जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बिहार ने। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन की मदद से 5 दिन पहले ही सभी किसानों और आम लोगों को अपनी ग्राम पंचायत के मौसम की जानकारी मिल जाएगी। तो याद रखना, बिहार राज्य ये पंचायत स्तर के मौसम को लेकर एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस वर्ष तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? तो आंसर होगा 2025। ये रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देगा। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। अब बात यहाँ पे बिहार की हुई है, तो बिहार भी देख लो मैप में। देखो, इसकी कैपिटल पटना हो गई। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आपको याद है अभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ पे शुरू किया गया था? बिहार में। अभी थावे महोत्सव मनाया गया था बिहार में ही। अभी बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। और अभी बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को। अभी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर ये बिहार की है। कितनी है? 61.8%। सबसे ज्यादा केरल की है 94%। और देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गया, बिहार में। बिहार में आपको 2 ऐसे स्थल मिलेंगे जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और एक बोध गया का महाबोधि मंदिर। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बिहार में मिलेगा, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में। और बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई होगी लगभग 100 फीट। और मिंटू पॉल इसके वास्तुकार हैं। तो इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 2023-24 के लिए CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा आर दिनेश को। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो अभी आर दिनेश ये कौन है? वैसे TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष है। और अभी इन्हीं को 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, ये तो हो गया CII। एक CCI हमने पढ़ा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग,
उसके अध्यक्ष बने थे रवनीत कौर, वो भी नाम याद रखना। वैसे अभी एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ बने प्रणव हरिदासन, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव, और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं ये शाजी केवी, तो इनके भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कितने भारतीय सैनिकों को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 2 को, और उन दोनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई, इनको मरणोपरांत ये डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये जो डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल है, ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और अभी इनकी ओर से ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने प्राप्त किया। ये मेडल मरणोपरांत उन शांति सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शांति अभियानों के दौरान अपनी जान गंवाई है, और इस पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैम हैमरस्कॉल्ड के नाम पर रखा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के हेड कांस्टेबल ये जो शिशुपाल सिंह है और सांवला राम बिश्नोई है, इन्होंने कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। और मैं आपको बता दूं कि 2007 में लाइबेरिया में हुए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान में पूरी तरह से महिला दल भेजने वाला पहला देश बना था भारत। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। तो यहां से इतने पॉइंट्स याद रखना, और इन दोनों सैनिकों का नाम याद रखना, शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व का सबसे लंबा गीत कौन सा बन गया? तो आंसर होगा श्री रामचरितमानस। एक्चुअली में अभी वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने श्री रामचरितमानस को 138 आवर 41 मिनट और 2 सेकंड तक गा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इस प्रकार श्री रामचरितमानस ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। रामचरितमानस की बात करें, ये अवधी भाषा में भारतीय कवि तुलसीदास जी के द्वारा रचित 16वीं शताब्दी का एक महाकाव्य है। यह हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है, और इसे तुलसी रामायण, तुलसीकृत रामायण, या फिर तुलसीदास रामायण, या फिर मानस के नाम से भी जाना जाता है। रामचरितमानस का अर्थ होता है राम के कर्मों की झील। तो ये पॉइंट्स याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने में सक्षम बनाने वाला पहला डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फोन पे। तो फोन पे ये 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्डों को यूपीआई से जोड़ने वाली पहली डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन बन गई है। तो क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से क्या होगा? जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वे यूपीआई के माध्यम से लेन देन के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखो, फोन पे की बात करते ही स्थापना होती है 2015 में। बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके फाउंडर और सीईओ हैं समीर निगम। अच्छा, क्या आपको याद है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन सा बना था? तो आंसर होगा रेजर पे। और रिलायंस जियो ये यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना था। और यूं बताओ कि यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक सा बना था? एचडीएफसी बैंक। और अभी यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना पेटीएम पेमेंट बैंक। और भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया था? सिंगापुर के साथ। और भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? नेपाल। तो साथ के साथ ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको रिवाइज कराए, करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कहाँ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता? तो आंसर होगा चंडीगढ़। तो अभी चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को 2023 का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। इस विभाग को यह अवार्ड मवेशियों के इलाज के कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है, और देश में अपनी तरह की ये पहली परियोजना है, ये भी ध्यान रखना। आपको याद है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया, और देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बना है? चंडीगढ़ में ही। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा केमिकल्स के एमडी सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया?
आर मुकुंदन को। तो अभी टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को टाटा केमिकल्स का फिर से एमडी सीईओ बनाया है। टाटा केमिकल्स स्थापना होती 1939 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आप जानते हो, चलो पहले आप बताओ टीसीएस के नए सीईओ अभी कौन बने और टाटा पावर के एमडी सीईओ अभी फिर से कौन बने। बाकी अभी यूपीएससी के चेयरमैन बने मनोज सोनी, एलआईसी के चेयरमैन बने सिद्धार्थ मोहंती और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी बने ए माधव राव। मैंने आपसे पूछा टीसीएस के सीईओ कौन, के कृतिवासन, और टाटा पावर के एमडी सीईओ प्रवीर सिन्हा बने। तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 2023 सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही ये सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड 2023 का खिताब जीत लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी इस साल 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? डिंग लेरेन ने। और ये खिताब जीतने वाले चाइना के ये पहले शतरंज प्लेयर बने, वरना अभी तक इस खिताब को मैग्नस कार्लसन जीतते आ रहे। अच्छा, आप जानते ही हो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम विश्वनाथ आनंद है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर और इन्होंने पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई। अच्छा, 2022 का ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये किसे मिला? अचंता शरत कमल को। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी थी। वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। पिछले साल आपको याद है 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कोट था थम्बी। उसको किसने जीता था? उज्बेकिस्तान ने जीता था। और 2024 में ये चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में होगा, तो 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। आपने जो चेस बोर्ड देखा है, कई बार उससे प्रश्न बन जाता है एग्जाम में कि उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं, तो 204 होते हैं, ये याद रखना। वैसे वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्जरलैंड में, और उसने अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया था विश्वनाथ आनंद को। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मशहूर सिंगर टीना टर्नर का निधन हो गया। वे कितनी बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी थी? 12। तो मशहूर सिंगर थी टीना टर्नर, अभी 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वे 12 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी थी। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये इतना पॉपुलर थी कि इनको क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से जाना जाता था। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी नीति आयोग के 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा केरल। फिर आपसे पूछा राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। फिर आपसे पूछा सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना? तो आंसर होगा पटना। अब बताओ, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग नामक रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। फिर बताओ, मेगा योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। फिर बताओ, कर्नाटक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? यूटी खादर बने। फिर आपसे पूछा, अभी हाल में शुरू किया गया समर्थ अभियान का संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को बढ़ावे देने से। फिर बताओ, अभी अमेरिका ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल जिसका नाम है पैक्सलोविड को मंजूरी दी? तो आंसर होगा फाइजर। फिर बताइए, अभी किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल खेबर का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा ईरान। और बताओ, अभी भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया? राजस्थान में। और गाइस, सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर करना। बाकी इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाइए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा लाओस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।